नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है? तो आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले जो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है यूरोपियों का आगमन या अंग्रेजी जो प्रधानता उसकी स्थापना, इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक तो जैसे-जैसे जो यूरोपीय कंपनियाँ थीं वो आईं, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हम देख लेंगे। उसके बाद फिर मैप में कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं जहाँ पे उनकी फैक्ट्रियाँ बनी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने मैप में नोट नोट करके यहाँ पे रखे हैं। तो इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैप के हिसाब से पूरा डेटा चलेगा और कोशिश करेंगे कि जितने भी फैक्ट हैं इससे, यानी जो अराइवल्स ऑफ यूरोपियन हैं, जिसमें कि पुर्तगीज हैं और सारे जितने भी हैं, तो उनको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि परीक्षा में पूछे गए, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा सके कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएँ, तो कम से कम आप उनको करने में सक्षम हो। ठीक है? तो यहाँ पे तरीका ये होगा कि चीज़ों को हम यहाँ पे वन बाय वन नोट डाउन करते रहेंगे और उसके बाद मैप को डिस्कस कर लेंगे, तो चीज़ें दोनों को मिला के अगर आप देखेंगे, तो चीज़ें आसानी से ये पूरी कवर हो जाएँगी। तो वन बाय वन चीज़ों को हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं यूरोपियों का आगमन। अब देखिए यूरोपियों के आगमन में सबसे जो पहली कंपनी आप ये कह सकते हैं कि अगर प्रारंभिक स्थिति क्या रही इसकी, तो सबसे पहले जो आए वो पुर्तगाली आए। तो वन बाय वन हम पुर्तगाली के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले पुर्तगाली को लेते हैं। तो पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया आए और वो कब आए? तो वो आए 17 मई 1498 को। ठीक है? 1498 को इंडिया आए। और कौन आया था? तो ये आया था वास्को डी गामा। कोशिश करेंगे कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे फैक्ट कवर हो सके। ठीक है? और ये आया किस बंदरगाह पर आया? तो ये आया कप्प कडाबू बंदरगाह एक है, वहां पे आया ये। इसको बंदरगाह लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है? और किसकी सहायता से आया? तो ये आया अब्दुल मजीद, एक व्यक्ति था अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से ये आया। और किससे मिला? तो ये मिलता है जमोरिन से। ठीक है? और जब ये जमोरिन से मिलता है तो जमोरिन इसका करता है स्वागत। ठीक है? क्यों स्वागत करता है? अभी जब मैप में हम देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहां आपको समझ में आएगा कि जमोरिन ऐसा क्या था कि वो वास्को डी गामा का इतना स्वागत करने पे आ गया था, है ना? तो जब स्वागत किया उसने और सारी चीजें की, तो फिर वास्को डी गामा यहाँ से मसाले हैं और सारी जो महत्वपूर्ण चीजें जो वो लेने आया था वो सब लेके वो फिर से पुर्तगाल गया और पुर्तगाल जाने के बाद फिर से 1502 में अगेन वो इंडिया आया। तो जब दोबारा आया तो फिर वही जमोरिन इसको मिलता है यहाँ पे और जमोरिन ने इससे किया युद्ध। ठीक है? इसका भी कारण है अपना। तो क्यों, क्या ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि युद्ध करना पड़ा और ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि जमोरिन स्वागत करता है? तो वो चीजें अभी हम आगे के ये कह सकते हैं मैप जब देखेंगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्लेसेस में कौन कौन सी चीजें कैसी रही। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी वास्को डी गामा के बारे में। जितने भी फैक्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं, आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो ये तो हो गया वास्को डी गामा के बारे में सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे हम अब इसके बाद शुरू होता है फिर गवर्नर का टाइम पीरियड। ठीक है? तो पहला गवर्नर जो आया 1505 से लेकर के और 1509 तक का। ठीक है? ये था, इसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है? तो ये जो है पहला पुर्तगीज गवर्नर था जो कि भारत आया। ओके? और इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी हैं जो कि आपको जानने चाहिए, तो यहीं पे उसको नोट डाउन कर देते हैं। तो इसने शुरू की एक तो नीले शांत जल की नीति। नीले शांत जल की नीति ये इसी की है। ठीक है? और दूसरी चीज जो रही कि जो कॉर्टेज आर्मिडा प्रणाली थी वो इसी का था। कॉर्टेज आर्मिडा प्रणाली। ठीक है? तो ये कॉर्टेज का मतलब ये होता है कि एक टाइप का आप इसको कह सकते हैं परमिट। और आर्मिडा का मतलब होता है नौसेना। ठीक है? तो समुद्र में जो इनका एरिया था वहां से अगर कोई भी इनको टैक्स नहीं देता था तो ये उस जहाज को नष्ट कर देते थे, लूट लेते थे, ये सारी चीजें करते थे। ठीक है? और फिर उनका वही व्यापार का जो गर्म मसाला है, बारूद है, शोरा, ये सारी चीजों का इन्होंने व्यापार करा था। इसके बाद जो दूसरा गवर्नर आया उसका नाम था अल्बुकर्क। उसका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1509 से लेकर के 1515 तक का। और ये जो है ये वास्तविक संस्थापक है पुर्तगाली सत्ता का। ठीक है? तो इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता का। क्लियर? अब इसने क्या क्या किया? तो 1510 में इसने गोवा लिया। किससे लिया? तो ये बीजापुर
के आदिल शाह से लिया। ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह, बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह से इसने गोवा को लिया। क्लियर। और इसके बाद फिर 1511 में इसने लिया मलक्का, और उसके बाद 1515 में इसने लिया हरमुज। ऐसे ये अधिकार करते गए, और इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो कहाँ बनाई? वो बनाई कोचीन में। ठीक है, गोवा इसके टाइम में राजधानी नहीं थी। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को क्लियर रखिएगा। क्लियर। तो ये राजधानी कोचीन में बनाई। इसके बाद जो नेक्स्ट आया उसका नाम था नून्हो डी कुन्हा। ठीक है, नूनो डी कुन्हा। इसका जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1529 से लेकर के 1538 तक का। ठीक है, इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो प्रारंभिक राजधानी की अगर बात करेंगे पुर्तगालियों की कहाँ थी, तो वो कोचीन में थी। कंफ्यूज मत होइएगा, गोवा में नहीं थी। क्लियर। भारत के पूर्वी तटों पर इन्होंने व्यापार किया, और एक महत्वपूर्ण चीज, इन्होंने जापान के साथ इन्होंने व्यापार किया। क्लियर। जापान के साथ व्यापार किया इन्होंने। ठीक है, मतलब वही चांदी का और तांबे का, इस तरह से इन्होंने व्यापार किया। तो ये तो 2-3 गवर्नर हो गए, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पे नोट डाउन करी। इसके बाद जब पुर्तगीज 1540 से लेके 1576 के टाइम पीरियड में थे, 1540 से लेकर के 1576 तक इन्होंने क्या किया? शक्ति का नाजायज प्रदर्शन किया। ठीक है, नाजायज प्रदर्शन किसने किया? तो वो पुर्तगालियों ने किया, और इसी में इन्होंने धार्मिक न्यायालय की स्थापना करी, और भी बहुत सारे काम किए। यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। एक धार्मिक न्यायालय की स्थापना इन्होंने की थी, धार्मिक न्यायालय की स्थापना। ठीक है। और एक चीज इसमें महत्वपूर्ण और आती है कि जो पुर्तगालियों की देन है वो क्या क्या है, तो वो सारी चीजें आपको पता ही है। पपीता है, आलू है, काजू, अनानास, संतरा, मिर्च है, मक्का, तंबाकू, लीची, बादाम, काजू, ये सारी चीजें ये पुर्तगालियों की देन है। कई बार छोटे मोटे एग्जामिनेशन में ये सब फैक्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर विघटन के कारण की बात करेंगे आप, तो फिर वही धार्मिक असहिष्णुता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था, और पुर्तगाल ने फाइनली स्पेन को जब पुर्तगाल को स्पेन ने जीत लिया था, इस वजह से इन सब सारी चीजों में इनका विघटन हो गया। पुर्तगाली प्रतिद्वंदता कब कब हुई? दो महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, ये प्रश्न पूछे गए हैं। 1642 में एक समझौता हुआ था, उसको कहा जाता है सूरत गोवा समझौता। ठीक है, तो सूरत गोवा समझौता ये हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये जॉन फोर्थ और चार्ल्स फर्स्ट के बीच में। ठीक है, तो ये जो समझौता हुआ था 1642 में। इसके बाद एक फैक्ट और है, 1661 की बात है, जिसमें चार्ल्स द्वितीय का जो पुर्तगालीज की राजकुमारी थी कैथरीन, उसके साथ शादी हो गया था। तो चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन की शादी हुई थी, कैथरीन की शादी हुई थी, और इसमें बॉम्बे को दहेज में लिया था, बॉम्बे को दहेज में। ठीक है, बॉम्बे को, सॉरी, तो बॉम्बे को दहेज में लिया था। कितने पाउंड पे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 10 पाउंड प्रति वर्ष पे ये दहेज में लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये पुर्तगीज के बारे में इतना सारा फैक्ट है जो कि परीक्षा में पूछा गया, महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी आई उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डच। ठीक है, हम डच के बारे में यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो इसके बाद डच है। तो डच जो है ये 1605 में इंडिया आए, और कंपनी इनकी बनी थी 1602 में। ठीक है, अभी लास्ट में एक टेबल बना लेंगे क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछे गए हैं। सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने अपनी स्थापित की कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की, जो कि 1605 में स्थापित करी थी इन्होंने। ठीक है, और एक नाम और है पंतोपोली। पंतोपोली जो था, ये सोने के सिक्के यहाँ ढालते थे, सोने के सिक्के यहाँ पे ये ढालते थे। ठीक है, सोने के सिक्के ढाले, और उसको क्या नाम दिया? तो उसको नाम दिया इन्होंने पगोडा। क्लियर। इनका दो मुख्यालय रहा, एक तो 1610 में कहाँ रहा? तो वो रहा पुलिकट, और उसके बाद फिर 1690 में इनका मुख्यालय कहाँ हो गया? तो नेगपट्टनम। ठीक है, नेगपट्टनम में ये इनका रहा मुख्यालय। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। बाकी अगर प्रमुख व्यापार की बात करेंगे तो वही जो पुर्तगाली कर रहे थे वो ये भी कर रहे थे। मसाला, सूती वस्त्र, नील है, शोरा है, केसर, चावल, शिलाजीत, रेशम,
ये सारी चीजें। एक महत्वपूर्ण चीज इनसे रिलेटेड है जो कि है कार्टेल सिस्टम। तो जो कार्टेल व्यवस्था थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्टेल व्यवस्था क्या थी कि सहकारिता आधारित सहकारिता आधारित आर्थिक क्रियाकलाप, इसको कहा जाता है कार्टेल व्यवस्था। ठीक है, ये है। तो डच के बारे में इतना सब आप कर लीजिए, काफी इतना एनफ होगा, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी कंपनी आई, तो हम यहाँ देख लेते हैं, जगह है क्लियर। तो जो तीसरी कंपनी आई वो जानते हैं आप, अंग्रेज थे, अंग्रेज। ठीक है, और ये आए 1600 में, यानी 31 दिसंबर 1600 में ये इंडिया आए। इनको 15 वर्ष का एकाधिकार मिला था इंडिया पे, या ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए। ठीक है, इनकी जो कंपनी थी उसका नाम आप जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उस कंपनी का पूरा नाम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काफी बड़ा नाम है और आप जानते भी होंगे। तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। और एक जो 1593 में एक कंपनी आई थी उसका नाम क्या था, लीवेंट कंपनी। ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में ही। तो लीवेंट कंपनी जो थी ये स्थलीय मार्ग से व्यापार करने वाली कंपनी थी, स्थलीय मार्ग से व्यापार करने आई थी, व्यापार। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद फिर कैप्टन हॉकिंस आता है। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस आता है इसके बाद। तो वो कब आता है, वो आता है 1608 में। किस राजा का ये दूत था, तो जॉन फर्स्ट का ये दूत था। और किस जहाज से आया था ये भी पूछा गया है, तो बीगल जहाज से वो आया था यहाँ पे। ठीक है, देखिए बात तो हुई थी कि जहांगीर से मिलने के लिए, लेकिन बाद में जहांगीर ने मना कर दिया और सूरत में ये उतरा था, सूरत में। तो यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की कोई बात ही नहीं हो पाई, तो ये फिर चले गए मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई 1611 में। बाद में फिर अनुमति इनको मिली सूरत में फैक्ट्री लगाने की, तो सूरत में 1613 में इन्होंने अपनी किलाबंद फैक्ट्री खोली। ठीक है, तो किलाबंद फैक्ट्री कहाँ पे, तो वो तो हो जाएगी सूरत में, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री की बात होगी तो वो हो जाएगा मसूलीपट्टनम 1611 में। बाकी एक निर्णायक संघर्ष इन्होंने किया 1769 में, किसके साथ, डचों के साथ। तो अंग्रेज और डच यहाँ पे आपस में लड़े और फाइनली जीत किसको मिली, तो जीत हुई अंग्रेजों की। और इस फेमस युद्ध का क्या नाम था, तो बैटल ऑफ बेदरा, यानी बेदरा का युद्ध। कई बार मैच करने के लिए इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्लियर। तो ये इस तरह से इन्होंने डचों को बाहर कर दिया। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट कंपनी आई उसका नाम है डेनिस। ठीक है, तो डेनिस आए, ये डेनमार्क के थे और ये 1616 में भारत आए। और इसके बाद इसमें 1620 में इन्होंने तंजौर में अपनी फैक्ट्री ओपन करी, जो कि तमिलनाडु में है, टैंकोबार में। और 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री लगाई। बाद में फिर सब कुछ बेच बाच के 1759 में ये अंग्रेजों को चले गए। कहाँ चले गए, इंडोनेशिया और सब जगह अलग जगह। 1759 में इन्होंने दोनों जो है किसको बेच दी, अंग्रेजों को बेच दी, अंग्रेजों को देकर चले गए। ठीक है, तो ये छोटा सा इनका रहा डेनिस का हिसाब किताब। इसके बाद फिर फ्रेंच है। तो फ्रांसीसी की बात अगर हम करें, तो जो फ्रांसीसी थे वो सबसे लास्ट में आए। फ्रांसीसी कब आए इंडिया, 1667 में। ठीक है, कंपनी ये बनी थी 1664 में। 1664 में ये कंपनी बनी थी और ये पहली एक गवर्नमेंट कंपनी थी, यानी राजकीय ये कंपनी थी। अभी तक जो कंपनियां आई वो सब प्राइवेट थी, ये जो थी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। और उस समय वहां का राजा कौन था, तो वो था लुई 14 था, लुई 14। और ये किस वंश का था, तो ये बुर्बो वंश का राजा था। ठीक है, इनका एक व्यापार वाणिज्य का मंत्री था, व्यापार वाणिज्य मंत्री था, तो उसका नाम था कोलबर्ट।
कोलबर्ट, ये सारा सब कुछ उसी के दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले 1668 में आए, कहाँ पे, सूरत में, और फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में ये आए यहाँ पे। ठीक है, और फिर मरकारा, मछलीपट्टनम, ये सारी चीजों पे वहां पे भी अपनी फैक्ट्री लगाई इन्होंने। और पुदुचेरी इनका मुख्यालय था, पुदुचेरी इनका जो क्या था, ये मुख्यालय था। और यहाँ पे इनका जो पहला महानिदेशक था उसका नाम है क्या, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन पहला महानिदेशक आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला महानिदेशक, क्लियर। उसके बाद फिर ड्यूमा ने, जो ड्यूमा था, उन्होंने फ्रांसीसियों का सबसे ज्यादा विस्तार किया। डुप्ले, डुप्ले अगर होता पूरे कर्नाटक युद्ध में तो पता नहीं क्या होता। तो हम यहाँ पे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध, इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें देख लेंगे क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, ठीक है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या फिर इसी को एक ना और नाम से जानते हैं, उसको कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो इसमें लड़ कौन कौन रहा था, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ जो थे वो फ्रांसीसी थे, और बीच में दो तीन लोग ऐसे थे जो नवाब बनने की चाहत में, अपना नासिर जंग थे, मुजफ्फर जंग थे, और अनवरुद्दीन, ये सब बस नवाब बनने के चक्कर में कभी इसका साथ देते कभी उसका साथ देते, लेकिन फाइनली लड़ जो रहा था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी ही लड़ रहे थे। अब ये 3 चरणीय युद्ध हुआ। पूरा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये युद्ध शुरू हुआ 1746 में और खत्म हुआ जाके 1763 में, जो कि पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, तो पहला चरण इसका हम देख लेते हैं, यानी जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष था वो क्या था। तो 1746 से लेकर के 1748 तक का हुआ, ये 2 साल युद्ध चला। इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, सैन थोमे का युद्ध, सैन थोमे का युद्ध कई बार मैचिंग के लिए पूछा गया है, सैन थोमे का युद्ध। ठीक है, और इसका जो अंत होता है 1748 में एक्स ला शापेल की संधि से, एक्स ला शापेल की संधि हुई, उसके बाद इस युद्ध का अंत हुआ। लेकिन इससे भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, तुरंत फिर दूसरा चरण शुरू हो जाता है इसका। ठीक है, तो सेकंड चरण शुरू होता है 1749 से तुरंत बाद उसके, और ये जाता है 1755 तक का। ठीक है, इसमें एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, अंबूर का युद्ध, प्रश्न पूछा गया है। अंबूर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1749 में, 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ था। इसमें वही मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, फ्रांसीसी, चांदा साहब, ये सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे नवाब बनने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसका जो तीसरा चरण यहाँ पे शुरू होता है, तीसरा चरण क्या था, वो शुरू हुआ तुरंत बाद इसके ही 1756 से लेके ये गया 1763 तक का। ठीक है, युद्ध तो समाप्त हो गया था 1760 में ही। ठीक है, लेकिन 1763 में जब पेरिस की ट्रीटी हुई उसके बाद ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और ये हो गया कि अंग्रेज जीत गए और फ्रांसीसी हार गए। ठीक है, तो यहाँ पे 1756 से 1763 के बीच में जाएगा ये सप्तवर्षीय एक युद्ध था। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी की तरफ कौन कौन था, प्रश्न पूछा गया। तो चार्ल्स हायरकूट जो था वो अंग्रेज की तरफ था, और काउंट डिलाली जो था वो फ्रांस की तरफ था। 1760 में हुआ जो बैटल ऑफ वांडीवास, यानी वांडीवास का युद्ध, काफी फेमस युद्ध है, वांडीवास का युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए, जाहिर सी बात है। इसके बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई। ठीक है, पेरिस की संधि से ये युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और यहाँ से आप ये लिख दीजिए कि युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक, अब इसमें फ्रांसीसियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली, आगे संघर्ष नहीं करने का भी उनको वचन दिया, किले की किलेबंदी नहीं कर पाएंगे, ये सब सारी चीजें अंग्रेजों को बताई। बीच में एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, वो जरूरी है। देखिए, जब 1755 में, यहाँ पे 1755 में पौंडीचेरी की संधि हुई थी, उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ, यहीं पे नोट डाउन कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए, इस युद्ध का जो अंत हुआ था, जो द्वितीय चरण था, तो 1754 में ही डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। डुप्ले को वापस कहाँ बुलाया गया, फ्रांस बुलाया गया, फ्रांस बुला लिया गया। और भेजा किसको गया, तो गोडेहू को भेजा गया, गोडेहू को भेजा गया, और इसने आके 1755 में पौंडीचेरी की संधि करी। ठीक है, तो पौंडीचेरी की संधि इसने करी थी, इससे ही जो द्वितीय चरण था वो समाप्त हुआ था। तो ये भी फैक्ट, इसको आप क्लियर रखिएगा, इसी ये द्वितीय चरण का ही भाग है। ठीक है,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी इसके बारे में, फ्रेंच के बारे में, जो कि हमें जो भी मिली यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट कर दी। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। प्रश्न लगभग जो पूछे गए हैं आज तक वो लगभग यहीं से पूछे गए हैं, आगे भी लगभग आएंगे तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आते हैं। मतलब अब आपसे वनडिवोस पेरिस है और अंबूर है, ये सब मैचिंग के लिए इस तरह से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन था, जो कि हमने यहाँ पे वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है वो है पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए। तो इनका जो निर्माण का वर्ष रहा कंपनी बनाने का अपना, तो वो 1492 रहा। भारत आने का वर्ष आप जानते हैं 1498 रहा। और इसके बाद जो इनकी प्रतिद्वंदिता से बाहर होने का समय रहा वो रहा 1642 का उस समय का, लेकिन फाइनली ये 1961 से भारत में गए। क्लियर। इसके बाद आप डच की बात करेंगे तो डच की जो कंपनी बनाई इन्होंने 1602 में बनाई। 1605 में ये भारत आए और 1759 में बैटल ऑफ बेदरा से इससे बाहर हो गए। उसके बाद अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज जो थे उन्होंने कंपनी बनाई थी 1600 में, 1599 1600 में। और 1600 एक मिनट 1608 में ये भारत आए और फाइनली 1947 में ये यहाँ से गए। ठीक है, टेनिस है कि इनके निर्माण का वर्ष 1616 रहा और 1745 तक का ये भारत में रहे। क्लियर। ठीक है, इसके बाद जो थे वो फ्रेंच थे, जो कि फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने कंपनी बनाई थी 1664 में और 1667 में ये आए थे। और फाइनली ये गए कब, तो 1763 में तो बाहर हुए थे, लेकिन फाइनली ये बाहर हुए 1953 में। ठीक है, तो ये एक टेबल है। देखिए यहाँ पे आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो इनका क्रम कि पहले कौन आया, पुर्तगीज आया, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। ये तो एक बात होगी कि अकॉर्डिंग टू मतलब इनके आने का क्रम, आने के हिसाब से इनका क्रम सही। निर्माण के वर्ष का भी क्रम कई बार पूछा जाता है, प्रश्न में लिखा रहता है। सामान्यतः हमसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उनको भी हमें ध्यान दें कि निर्माण के वर्ष का जो क्रम है वो कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले कौन सी कंपनी बनी, तो वो पुर्तगीज बनी। उसके बाद कौन सी बनी, तो उसके बाद फिर अंग्रेज वाली बनी, फिर डचेज बनाई, फिर उसके बाद डेनिश ने बनाई, फिर ये फ्रेंच ने बनाई। भारत आने के क्रम के हिसाब से ये क्रम सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरीके से कवर करिएगा। चलिए, इसके बाद हम मैप को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीजें जो जो है मैप में कि क्या क्या है, कैसे कैसे, तो उनको भी यहाँ पे हम कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रमुख व्यापारिक स्थल हैं इसके बारे में हम महत्वपूर्ण चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चिंसुरा है, फिर ये बेदरा है, फिर यहाँ पे सेरामपुर है, फिर फोर्ट विलियम्स है, फिर बालासोर है और ऐसे बसीन, गोवा, टैंकूबार है ना। तो चिंसुरा के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। देखिए चिंसुरा में 1656 में, हाँ 1656 में यहाँ पे जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, दस अपनी फैक्ट्री यहाँ पे स्थापित की थी और वहीं पे मतलब व्यापार वही इन सब का होता था कि कच्चा रेशम है, सूती कपड़े, छोरा, इन सब चीजों का व्यापार स्टार्ट किया था। इसके बाद फिर है बेदरा। तो आप जानते हैं 1700 कब 59 में अंग्रेज और डच यहाँ पे लड़े थे और इसमें से डचों को इन्होंने बाहर कर दिया था 1759 में बेदरा के युद्ध में। ठीक है, इसके बाद सेरामपुर की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में है और यहाँ पे 1676 में डेनिशों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। डेनिशों की यहाँ पे फैक्ट्री हुई थी। क्लियर। फोर्ट विलियम की आप बात करेंगे तो फोर्ट विलियम यहाँ पे है। तो वर्तमान कोलकाता की स्थापना स्थापना फोर्ट विलियम के साथ हुई थी। फोर्ट विलियम के साथ ही हुई थी। क्लियर। इसके बाद फिर बालासोर है। तो 1633 में यहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। 1633 में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद फिर बसीन है। तो आप जानते हैं 1802 में, ओ सॉरी हाँ 1802 में ही यहाँ पे जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे तो उन्हीं के साथ वसीन की संधि हुई थी। सहायक संधि एक्सेप्ट करी थी उन्होंने। वसीन की संधि किसके किसके साथ, तो वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ये सेकंड है, एक मिनट। तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे सहायक संधि एक्सेप्ट करी थी 1802 में। वसीन की संधि कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में कुछ फेमस चर्च हैं जैसे कि बोम जीसस बेसिलिका। बोम जीसस बेसिलिका ये चर्च है, इसके लिए ये फेमस है काफी। और उसके बाद फिर टैंकूबार। तो टैंकूबार आपने पहले देखा कि 1620 में डेनमार्क
डेनमार्क ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई थी। यानी जो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी अपनी एक फैक्ट्री यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट की थी और अपने जो पूरा व्यापार था वो यहाँ से वो नियंत्रित करते थे। ठीक है, तो ये कुछ मैप में महत्वपूर्ण चीजें थी, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मैप में फिर वही बक्सर है, प्लासी, कलकत्ता, तो इनके बारे में भी महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बक्सर को। तो आप जानते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था भाई? डेट टाइम सब याद होना, सॉरी टाइम नहीं, मतलब दिन और सन सब पूरा याद होना चाहिए, किस महीने में हुआ, कौन सी डेट थी, तो आप यहाँ पे नोट करिए 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसी में अंग्रेजों ने किसको किसको हराया था? अंग्रेजों ने हराया किसको किसको था? तो तीन था, एक तो जो बंगाल का नवाब, और उसके बाद फिर अवध का नवाब, उसके बाद फिर जो मुगल सम्राट उसको। ठीक है, तो इन तीनों को यहाँ पे हराया था। इसी युद्ध के बाद फिर अंग्रेज व्यापारी से क्या बन गए थे? वो शासक बन गए थे, तो बक्सर है ये। इसके बाद फिर प्लासी है, तो प्लासी के बारे में हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 जून 1700 कब 57 को। ठीक है, तो 21 जून 1757 को हुआ था, और इसमें जो बंगाल का नवाब था इसको अंग्रेजों ने हराया था। तो बंगाल के नवाब को अंग्रेजों ने क्या किया था? हराया था। ठीक है, इसके बाद और कुछ इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखते हैं, जो कि है कलकत्ता। तो कलकत्ता के बारे में जॉब चार्नक का नाम आपने सुना होगा, जॉब चार्नक का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो याद कर लीजिए। 1690 में 1690 में इसने 3 गांव लिए थे, कौन कौन से? गोविंदपुर, और उसके बाद सुतानाती, और कलिकोता। कहीं मतलब कहीं कहीं लिखा रहता है कोलकाता, कहीं कहीं कलिकोता, इस तरह से लिखा रहता है, कोलकाता। इन तीनों को मिला के क्या किया था? कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, कलकत्ता की स्थापना इन्हें करी थी, जॉब चार्नक नाम याद रखिएगा। और इसके बाद फिर मसूलीपट्टनम के बारे में देखते हैं। तो मसूलीपट्टनम के बारे में हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, मसूलीपट्टनम। देखिए मसूलीपट्टनम में आप वो समझ ही रहे होंगे कि 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री वो यहीं लगी थी। ठीक है, इसके बाद फिर नाम आता है पुलिकट का। तो पुलिकट में इसरो का ऑफिस है, वहां श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र भी यहीं पे है। मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास में यहीं पे नोट कर देते हैं इसको, फोर्ट जॉर्ज। फोर्ट जॉर्ज जो एक किला था, इसका निर्माण कराया था किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर? पोर्टो नोवो की आप बात करेंगे तो पोर्टो नोवो में 1683 में यहाँ पे अंग्रेजों की बस्ती स्थापित हुई थी। 1683 में अंग्रेजों की एक बस्ती। ठीक है, और उसके बाद फिर पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नीचे करके। ठीक है, तो पुदुचेरी में 1954 तक का ये 1954 तक ये एक फ्रांसीसी बस्ती बना रहा, फ्रांसीसी बस्ती बना रहा, है ना? उसके बाद फिर तिरुचिरापल्ली। तो जो कर्नाटक का युद्ध हो रहा था उसमें दो तीन नवाब लड़ रहे थे, उसमें से एक का नाम था मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली ने यहाँ के किले में शरण ले रखी थी, मोहम्मद अली ने यहाँ के दुर्ग में शरण ले रखी थी, शरण ले रखी थी। ठीक है, इसके बाद फिर कोचीन है। तो कोचीन के बारे में देखिए, तो जो 16th सेंचुरी में जो यहाँ का राजा था उसकी शत्रुता कालीकट के राजा से थी। ठीक है, तो कालीकट के राजा से शत्रुता थी किसकी? कोचीन के राजा की, कोचीन के राजा की। इसी वजह से जो मतलब पुर्तगालियों को यहाँ पे आश्रय दिया था किसने? कालीकट के राजा ने, जो कि जमोरिन था। ठीक है, यहाँ पे नोट ही कर दीजिए इसको। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों को आश्रय दिया, पुर्तगालियों को आश्रय दिया। किसने आश्रय दिया? तो कालीकट के राजा ने। ठीक है, इसके बाद फिर मुंबई है। तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, विक्टोरिया टर्मिनस है, चर्च गेट है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद दमन के बारे में देख लेते हैं। तो 1961 में
जब पुर्तगाली फाइनली गए यहाँ से, तभी इन्होंने दमन को आजाद किया। दमन आजाद हुआ, मतलब भारतीय गणराज्य में वो मिला और भारत का एक कंप्लीट हिस्सा बना। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी मतलब मैप में लिए थे हमने, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है? तो ये पूरा कंप्लीट हुआ इसमें, और हमने कोशिश करी कि लगभग सारे जो फैक्ट हैं वो सब कुछ इसमें आ जाएं, और जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी सारी चीजें कवर हो जाएं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये तो खैर पहला सेशन है। ऐसे ही हम आगे के सेशन में करते रहेंगे कि जो 2-3 सेशन होंगे उनको आगे मैप के साथ, और जो कंसेप्ट डेटा है, जो प्रश्न के लिए मतलब जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण डेटा, उनको वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। तो इस जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री करी है, वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिर मिडिवल पे आते हैं। ठीक है? तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और हाँ, आप हमें कमेंट करके बताइएगा